Good morning, students. Today we are going to learn about and read about our new chapter, chapter 5. It is called Physical Education and Sports for CWSN. CWSN means students, children with special needs. In this chapter, we are going to cover the concept of disability and disorder. Then we read about types of disability and its causes and nature. After that, types of disorders and its causes and nature. डिसेबिलिटी एडिकेट्स क्या है, इसमें क्या क्या हमारे पास होने चाहिए हमारे पास. एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हमें कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करवाना चाहिए. और लास्ट में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, अगर उनके लिए हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं तो उनके लिए हम कौन कौन सी न्यू तरीके के प्लानिंग या हम करते हैं. नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा बेटा जी, इसमें हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर क्या है. देखिए सिंपल सा और मीनिंग है. डिसेबिलिटी का मीनिंग ये है कि जहाँ जो पर्सन जिसको हम फिजिकली जज कर सकते हैं कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, चाहे वो चलने में प्रॉब्लम हो रही हो, अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन के काम करने में प्रॉब्लम हो रही हो, और ये बेसिकली जो है वो फिजिकली अपेयरेंस में ज़्यादा होती है. और अगर हम बात करें कि डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस हैं, इंटरनली फंक्शंस हैं. जैसे कि आप समटाइम आप किसी माइंड की प्रॉब्लम से हो जाती है. यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं. जैसे डिसेबिलिटी में एग्जांपल दिया हुआ है, विजन की प्रॉब्लम होती है, हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है. लेकिन जो डिसऑर्डर है उसमें ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स पर्सन फेस करता है. हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें डिसेबिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और डिसऑर्डर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट what is the main differences between the disability and disorder. It's clearly divided in 5 parts, meaning parts of affected, types and job opportunities and treatment. इससे आपको डायरेक्टली ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है. देखिए डिसेबिलिटी क्या है. डिसेबिलिटी इज अ डिसएडवांटेज दैट रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ पर्सन. एक पर्सन की जो नॉर्मल लाइफ की मूवमेंट है उसको इफेक्ट करता है. सपोज कोई पर्सन है जिसको मान लीजिए पोलियो हो गया है, या उसके पैर में कोई इन्फेक्शन, या उसको लोअर जो लिम्स है या लेग्स है वो नहीं है, तो वो उसको नॉर्मल लाइफ काम करने में अपनी प्रॉब्लम हो जाएगी. डिसऑर्डर क्या है. डिसऑर्डर भी इससे मिलता जुलता पार्ट है, लेकिन इसमें इस एक पर्सन की जो नॉर्मल माइंड की एक्टिविटी है, जो उसके बॉडी के पार्ट्स के फंक्शंस है, इंटरनली फंक्शन है, माइंड का जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है. पार्ट्स अफेक्टेड की बात करें तो डिसेबिलिटी इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द बॉडी पार्ट्स. बट अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, मेंटल प्रॉब्लम से, मेंटल माइंड से हमारे रिलेट करता है. टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के हैं, फिजिकल और मेंटल कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ हैं. और अगर हम बात करें डिसऑर्डर्स की तो हम पढ़ेंगे ADHD, SPD, OOD, OCD एंड सो ऑन. अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की. अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इसमें हम लोगों ने कई बार बेटा जब हम न्यूज़ के जब हमारे न्यूज़ एजेंसीज़ कई बार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वैकेंसीज आती हैं तो हम उसमें देखते हैं कि समटाइम्स गवर्नमेंट सेक्टर में एक कैटेगरी, एक रिजर्व कैटेगरी रखी होती है कि 5% टू 10% जो बच्चे जो हैं हम उसमें SWL रखेंगे जो स्पेशल नीड्स वाले पर्सन है. लेकिन अगर हम बात करें जिनको मेंटली कोई प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, उनको हम बहुत कम चांसेस होते हैं जॉब्स मिलने के लिए. बात करें ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट वाइल सम डिसेबिलिटीज कैन बी क्योर्ड और सम कैन नॉट बी क्योर्ड. डिसेबिलिटी की बात करें तो कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हम ठीक भी कर सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम को हम ठीक नहीं भी कर पाते हैं. लेकिन although they can be reduced through various medications or other kind of help equipment. अगर हम बात करें तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे इक्विपमेंट तैयार होते हैं, चाहे वो चलने आपको एग्जांपल आपको देता हूँ बेटा. जैसे कि मान लीजिए आप आजकल आपने देखा होगा एक्टिवा में या बाइक में साइड में 2 टायर लग जाते हैं, है ना. तो वो किन के लिए होती है, जो फिजिकल चैलेंज लोग हैं वो क्या करते हैं अपने एक्टिवा के साइड में 2 टायर लगा लेते हैं तो उनको आने जाने में इजीली हो जाता है. आजकल जो व्हील चेयर्स है वो बहुत मॉडिफाई आ गई हैं. तो ऐसे इक्विपमेंट जिससे डिसेबल पर्सन अपने काम को नॉर्मल रूटीन लाइफ में कर पाता है, ऐसे इक्विपमेंट्स आजकल रेडी हो रहे हैं. और बात करें हम डिसऑर्डर की तो डिसऑर्डर एक
जो है उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, बट इस लेवल तक नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ हद तक उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें मेडिसिन आती हैं और पर्टिकुलर थेरेपीज होती हैं जिससे हम उनको ठीक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिसेबिलिटीज के टाइप। डिसेबिलिटीज के टोटल 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल डिसेबिलिटी, सेकेंड वन इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, थर्ड वन इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज एंड फोर्थ वन इज साइकेट्रिक डिसेबिलिटीज। बेटा जी, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लोकोमोटर विजिबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, नेक्स्ट वन इम्पायरमेंट, विजुअल इम्पायरमेंट डिसेबिलिटी एंड हियरिंग इम्पायरमेंट डिसेबिलिटीज। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ बेटा जी, अब हम पढ़ते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है। फिजिकल डिसेबिलिटी इज द वन ऑफ दैट अफेक्ट द पर्सन मोबिलिटी, मतलब एक पर्सन की जो आने जाने का प्रोसेस है, जो कहीं आता है कहीं जा सकता है, उस प्रोसेस को क्या करती है, डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी मे नीड टू यूज शॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट ऑफ असिस्टेंस विद द मोबिलिटी। अगर उसको हमको इक्विपमेंट मिल जाता है तो वो इससे ईजिली चल सकता है और अपने डेली लाइफ के काम कर सकता है। फिजिकल डिसेबिलिटी जो है उसको 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया हुआ है। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, विजुअल इम्पायरमेंट एंड हियरिंग इम्पायरमेंट। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या हुआ बेटा जी, जहां पे एक पर्सन अपने काम को कंटिन्यूसली बार बार एक ही काम को नहीं कर पाता है, वो उस पर कंफ्यूज हो जाता है, राइट, तो उसको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। विजुअल इम्पायरमेंट क्लियर है, जहां पे पर्सन को ब्लाइंडनेस हो जाती है या उसका लो विजन हो जाता है या लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन, कि वो एक लिमिटेड एरिया को ही देख पाता है। थर्ड पॉइंट है बेटा हियरिंग, इट इंक्लूड द डीफ पर्सन्स एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। ऐसे पर्सन जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है उसको हम हियरिंग इम्पायरमेंट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है बेटा जी हमारा इंटेलेक्चुअल और लर्निंग डिसेबिलिटीज। आपको इमेज से क्लियर हो रहा होगा, समटाइम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन को नहीं कर पाते, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इट रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू लर्न टास्क और इंफॉर्मेशन, मीन्स कि अगर हमने किसी पर्सन को हमने टास्क दिया है काम करने के लिए, याद करने के लिए, तो उस चीज़ को वो प्रॉपर तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाता है। और ऐसे बच्चों का जो IQ लेवल है वो 70% से कम होता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, इंटेलेक्चुअल लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को अपनी सेल्फ केयर करने में या अपनी सेफ्टी के लिए या कम्युनिकेशन के लिए या सोसाइटी में लोगों से बात करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्लो फ्रॉम अदर्स। अगर कोई इस चीज़ को समझने के लिए 5 मिनट्स ले रहा नॉर्मल पर्सन, तो बट अगर जो पर्सन को इंटेलेक्चुअल लर्निंग या डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, उस पर्सन को वो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे सीखने में। इसलिए जो डिसेबिलिटी के जो इंटेलेक्चुअल लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनको लर्न करने में उनको स्लो होते हैं वो। लर्निंग डिफिकल्टीज लाइक रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स, ये आपको क्लियर है। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज हैं बेटा जिसके ओके बेटा जी, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट कॉजेज क्या आते हैं? जेनेटिक कंडीशन, समटाइम्स जो हमें जेनेटिक्स जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिल जाता है। सेकेंड मीन्स प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ, समटाइम्स जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी कोई मिस गाइडेंस या मिस केयर की वजह से समटाइम्स ऐसी प्रॉब्लम्स, बच्चा जब बॉर्न होता है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगला है जी बेटा जी हेल्थ प्रॉब्लम्स और इलनेस, अगर किसी पर्सन को लॉन्ग टाइम से कोई प्रॉब्लम उसको फेस कर रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि जैसा आपके इन्वायरमेंट का एरिया है, कैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है बेटा कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को हम कह सकते हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज अ टर्म विच व्हेन अ पर्सन हैज सर्टेन लिमिटेशन इन मेंटल फंक्शन एंड स्किल सच एज कम्युनिकेटिंग, टेकिंग केयर ऑफ हिम और हरसेल्फ एंड सोशल स्किल्स। ये लगभग पीछे वाले पॉइंट से ही मैच करता है। इसमें क्या चीज़ की होती है कि बच्चों को बेटा बोलने में प्रॉब्लम आती है, लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, अपने ड्रेसिंग के लिए प्रॉब्लम आती है, मीन्स कि बच्चा अपने नॉर्मल लाइफ रूटीन जो है वो उसको नहीं कर पाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? मेमोरी डिसऑर्डर, पर्सन को याद नहीं रहता, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भूल जाती हैं, उनको बार बार याद करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है।
हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मगर वो एक्टिव किसी अच्छे क्वालिटी या अच्छे रीज़न के लिए नहीं होते, जस्ट अनोइंग के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो ऐसी हाइपर एक्टिविटी होती है। डायलेक्सिस क्या होती है? जिसमें बेटा पर्सन को पर्टिकुलर किसी वर्ड को बोलने में, समझने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको हम डायलेक्सिस कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा जी साइक्रेटिक डिसेबिलिटीज़ क्या है। साइक्रेटिक डिसेबिलिटीज़ बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है, हम इसको मानना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमें दिखती ही नहीं है, बट ये इंटरनली कहीं ना कहीं पर्सन को प्रॉब्लम में डाल देती है। अभी हमने एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनी थी जिसमें किसी हमारे एक्टर ने सुसाइड कर लिया। तो वो क्या है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो इसका पार्ट ही है। तो इसमें क्या क्या आता है? इट इज़ अ वन टाइप ऑफ मेंटल इलनेस, जहां इंसान को मेंटली तौर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इट कैन बी डेवलप इन एनी स्टेज, याद रखिएगा किसी भी स्टेज पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ इलनेस दैट इफेक्ट द माइंड और ब्रेन। अब क्लियर हो गया होगा। इट इंक्लूड बायोपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो साइक्रेटिक डिसेबिलिटीज के अंदर आती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट कि कॉमन कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटी की कौन कौन से हमारे कॉमन कॉजेज होते हैं? पहला एक्सीडेंटल। अगर हम बिल्कुल आपको क्लियर हो गया इस चीज़ से कि एक्सीडेंटल समटाइम अगर हम किसी एक्सीडेंट से हमारा हो जाता है तो समटाइम हमारा कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हेयरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, विजन की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई लिम्स हमारे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, मतलब कि बॉडी से कट ऑफ हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन डिजीजेस। कोई मेजर डिजीज आपको चल रही है तो आप उससे भी डिसेबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि आप पर्सन को किसी कैंसर है तो उससे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जेनेटिक्स, समटाइम हमें अपनी जो पेरेंटल लाइफ है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमें उससे मिलता है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इम्प्रॉपर पेरेंटल केयर, समटाइम पेरेंट्स जो है वो उसको प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। कई बार कोई बच्चा घर पे है या कोई ना अकेले घर पे है ना, कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उससे भी कॉमन डिसेबिलिटीज आ सकती हैं। माल न्यूट्रिशन, बिल्कुल बच्चों को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड होने चाहिए जिससे वो इस प्रॉब्लम को में बच सकेगा। पॉवर्टी, बिल्कुल पॉवर्टी की अगर बात करें तो पॉवर्टी एक ऐसी चीज़ है जो गरीब जो हमारे फैमिलीज आती हैं इंडिया में वो लोग अपनी नॉर्मल जो बेसिक लाइफ की नीड है वो पूरी नहीं कर पाते, तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में कैसे बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएंगे या उनके लिए वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट कर पाएंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो जब बच्चा 10 ईयर्स के बाद ग्रो करना स्टार्ट करता है तो समटाइम्स क्या होता है, बॉडी में चेंजेस बहुत सारे आते हैं। जैसे बॉडी में समटाइम्स हमारे फैट इंक्रीज हो जाता है या और भी चीज़ें हैं जो बॉडी के रिक्वायरमेंट से इंटरनली चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। पेस्टिसाइड्स क्लियर है कि जो हम आज के टाइम पे जो भी हम दवाइयाँ, जो भी हम क्या कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा, उसका केमिकल इफेक्ट बॉडी में दिखता है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, यू नो दैट वेरी वेल कि जापान में जो हुआ था उसके बाद अभी भी कहते हैं कि वहाँ के एनवायरनमेंट में इतना एयर पॉल्यूशन है या कुछ है कि बच्चे वहाँ अभी भी हैंडीकैप्ड वगैरह पैदा हो रहे हैं। लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन को हम कह सकते हैं कि जहाँ पर लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, खासकर, है ना। हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में ASD, SPD, ODD के बारे में। लगभग हमारे इंडिया में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं। एक पॉइंट हमारा रह गया था बेटा जी, लॉन्ग टर्म डिजीजेस। लॉन्ग टर्म डिजीज में वही बात होगी, अगर कोई पर्सन को सपोज किसी कैंसर से वो पेशेंट है या उसको लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं वो उसकी डिसेबिलिटी में इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं समटाइम उसकी बॉडी पार्ट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। सपोज किसी पर्सन को आई साइट की प्रॉब्लम है, वो लॉन्ग टाइम से बढ़ती जा रही तो फुली ब्लाइंड हो जाएगा, तो उसके लिए वो लॉन्ग टर्म डिजीज हो जाएगी। इन्वायरमेंट की बात हम कर चुके हैं। लास्ट इग्नोरेंस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। हम लोग की मेंटलिटी ये होती है कि चलो कोई बात नहीं, बाद में करवा लेंगे, 2 हफ्ते बाद करवा लेंगे, 3 हफ्ते बाद करवा लेंगे। उससे क्या होता है, जो छोटी सी प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे क्या होता है वो बड़ी हो जाती है, तो उससे ये प्रॉब्लम आती है। लास्ट वन इज बैड हैबिट। बैड हैबिट को हम कह सकते हैं कि अल्कोहल यूज़ करना, सिगरेट यूज़ करना, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को और आपकी चीज़ को प्रॉब्लम में डालते हैं और ख़राब करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा जी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स की। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ADHD, ASD, SPD एंड ODD एंड OCD। अब जो ADHD है, ADHD के बारे में हम पढ़ेंगे। ADHD होता है बेटा अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को
अटेंशन मतलब वो टिक के बैठ भी नहीं पाता है, उसको कोई ना कोई हाइपर एक्टिविटी होती है, कुछ ना कुछ वो अपनी क्लासरूम में कुछ ना कुछ करता रहता है, उसका ध्यान क्लासरूम में नहीं होता है, तो उसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अंदर हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा सिम्टम्स को हम। पहला सिम्टम्स है चिल्ड्रन के लिए और दूसरा सिम्टम्स है अडल्ट के लिए। अब जो चिल्ड्रंस के लिए है उसमें क्या क्या है, सेल्फ फोकस्ड बिहेवियर, जहां पे पर्सन को सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, बच्चे को क्या हो रहा है क्लास में उसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने हिसाब से सिर्फ बिहेव करता है। इमोशनल ट्रूमल के मतलब वो अपने इमोशंस में है, उसे कुछ नहीं पता क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको सिर्फ अपने बारे में पता है। फिजिडनेस, जहां बच्चा एक तरह पे टिक के नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कभी किसी को तंग कर रहा है, कभी क्लासमेट को तंग कर रहा है, ये लगभग थोड़े से सेम पॉइंट्स ही हैं। अनफिनिश टास्क, हम कोई बच्चे को कोई काम के स्टार्ट देते हैं या देते हैं, वो थोड़ा सा काम करता है और उसको कंप्लीट नहीं करता। क्यों नहीं कंप्लीट कर पाता? क्योंकि वो एक जगह पे टिक के बैठ नहीं पाता, वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। लैक ऑफ फोकस, वो बात हमने ऑलरेडी क्लियर कर ली कि बच्चों को फोकस करने में किसी चीज़ पे प्रॉब्लम होती है। मिस्टेक्स, बार बार मिस्टेक्स करता रहता है कि छोटी छोटी चीज़ों करने में। ड्रे ड्रीम्स, अपने ख्यालों में खोया रहता है, उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्लास में, राइट। उसके बाद फॉरगेटफुलनेस, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाना कि हमें क्या अभी नेक्स्ट पीरियड में क्या करवाया था, क्या नहीं करवाया था, क्या इंस्ट्रक्शन दी थी टीचर ने, है ना, पेरेंट्स ने, उस चीज़ों को भूल जाना। एक्सट्रीम टॉकेटिवनेस, बहुत ज़्यादा बातूं नहीं होता है बच्चा, 2 मिनट मतलब 1 मिनट के लिए भी वो चुपचाप बैठ नहीं सकता, कभी राइट में बात करेगा कभी लेफ्ट में बात करेगा, कहीं ना कहीं वो बात करता रहता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा शॉर्ट अटेंडेंस पेन, मतलब उसको थोड़ी देर मतलब विद इन सेकेंड के लिए बैठ सकता है, लेकिन वो साथ में ही विद इन मिनट के बाद वो दोबारा अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं सिम्टम्स इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं? रेस्टलेसनेस, मतलब कि वो मतलब कि वो आराम नहीं करता, 24 घंटे कुछ ना कुछ करता रहता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, बिल्कुल उसको अंदर अपने मोटिवेशन की प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। पुअर सेल्फ इमेज, ये भी आपको पता है, अपने बारे में सिर्फ यही सोचना कि मेरे से ये नहीं कर होगा, मेरे से वो नहीं कर होगा। ठीक है जी। इमोशनल प्रॉब्लम्स, आपको ये भी पता है। इम्पल्सिव बिहेवियर, मतलब कि हर एक चीज़ में अपने आप को डाउट क्रिएट कर लेना। ठीक है जी। डिसऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर चीज़ों से अपने ऑर्गेनाइज ना कर पाना। एंड लास्ट वन इज ए टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम मीन्स कि अपने आप को सही तरीके से किस टाइम पे कौन सा काम करना है उसको तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल ना कर पाना। अब बेटा इसके कॉजेज क्या हैं? हमने इसके कॉजेज क्या हैं? एडीएचडी के जेनेटिक कॉजेज हो सकता है और हेरिडिटी, मतलब कि जो आपको अपने पेरेंटल मिलता है वो एक बहुत बड़ा मेन कॉज है इसके अंदर। सेकेंड वाज इम्प्रॉपर पेरेंटल केयर, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, जहाँ अपने बच्चे की प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करते हैं पेरेंट्स, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। हेड इंजरी की बात करें बेटा जी यहाँ पे कि समटाइम छोटा बच्चा कहीं गिर जाता है, बेड से नीचे गिर जाता है और हमें हम कहते हैं मतलब उसके हेड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो बाद में उसके इफेक्ट दिखता है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला अच्छा ट्रीटमेंट है बेटा काउंसलिंग, कि हम लोग को जो बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे को एडीएचडी जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? काउंसलिंग करनी चाहिए। बिहेवियर थेरेपी की बात करें तो उनके साथ हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो क्लासरूम है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो सोसाइटी है। हमें उनको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि ये बच्चे को इस प्रॉब्लम है, और हमें उसके साथ मोटिवेट करना चाहिए, उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए ताकि वो हमसे देख के वही चीज़ को आगे लर्न करे। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्टाइल चेंजेस। बिल्कुल कोशिश करिए कि बच्चे का जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करिए, थोड़ा सा उसको बिजी करिए, ताकि वो अपनी हार्ड एक्टिविटी करने के बाद, गेम्स करने के बाद, स्पोर्ट्स करने के बाद थोड़ा सा वो रेस्ट भी कर सके नाइट में इजीली। मेडिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पे कुछ मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमें डॉक्टर के सलाह के साथ ही लेनी चाहिए। हम प्रॉपर मेडिसिन लेके इस प्रॉब्लम को थोड़ी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और या फिर हम पूरी ही ठीक कर सकते हैं अगर बच्चे उस चीज़ के ऊपर या पेरेंट्स उसको ज़्यादा अच्छे से टेक केयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिसऑर्डर है वो है एसपीडी, सेंसरिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये क्लियर हो रहा होगा सेंसरिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे हमारे सेंस ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, जहाँ पे हम टेस्ट को या स्किन को या हमारे नोज को या ईयर के या सुनने के लिए ऐसी चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम उसे कहते हैं सेंसरिंग प्रोसेसिंग
डिसऑर्डर, हमें टेस्ट का भी नहीं पता लगता समटाइम्स। तो अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स क्या हैं? पुअर कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल, जब आपके आपके अपने सेंस ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, जब आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा नहीं होगा। पुअर पोस्चर विद कंट्रोल, बिल्कुल आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वन, पुअर बैलेंस। ये सारी चीज़ें पुअर बैलेंस क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमें मैसेज प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाता। डिफिकल्टीज इन आइसोलेटिंग हेड और आई मूवमेंट, मीन्स कि आपके आईज के और की मूवमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। फियर ऑफ फाइट और क्लिम्बिंग, फियर ऑफ हाइट और क्लिम्बिंग, मतलब कहीं हाइट पे चढ़ने में प्रॉब्लम होती है या कहीं पे लटकने में आपको प्रॉब्लम होती है, डर लगता है, ये सिम्टम्स हैं एसपीडी के। ट्राइज इजली, कि बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है जी। अब इसके कॉजेज क्या है बेटा जी? कॉजेज की बात करेंगे तो कॉजेज है हमारे पास जेनेटिक, सेम वही प्रॉब्लम जो हमें अपने पेरेंटल से मिलती है। सेकंड वन की बात करें तो एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, जो ऐसा बच्चा है जिसको एसपीडी की प्रॉब्लम है वो अपनी जो ब्रेन की नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाता। ड्रग एडिक्शंस भी हो सकते हैं समटाइम्स, जब हम लोग देखा है कई लोग जब ड्रिंक कर लेते हैं उनको पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ड्रग एडिक्शंस भी हैं उसकी वजह से भी एसपीडी की प्रॉब्लम आ जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो आपका कैसा सराउंडिंग है, कैसा आप इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये इसके साथ इफेक्ट करेगा। मैनेजमेंट ऑफ एसपीडी, इसकी मैनेजमेंट क्या है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जहाँ पे हम पर्सन को गाइडेंस देते हैं कि वो कैसे इन्वायरमेंट में रहे, उसके फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके फैमिली उसको कैसे टेक केयर कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसमें मेडिसिन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम घर पे कैसे समझा सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या उसके लिए बेनिफिशियल है। एंड सेकंड पॉइंट इज थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस, हम उनके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, घर पे उनके साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं, उनको हम स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं ताकि उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें हम बात करें तो बेटा जी कहीं ना कहीं जो माइंड की, बेटा एएसडी को हम कह सकते हैं कंप्लीट न्यूरोबायोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें एक पर्सन जो बच्चा है उसकी 2 to 3 ईयर की एज में हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसको एएसडी है या नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम वाले बच्चे जो हैं जिनको एएसडी की प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत एग्रेसिव होता है, वो अपने आप को अपने आप को हार्म कर लेते हैं, अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं, तो वो एएसडी के अंदर आते हैं। उनका बिहेवियर रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, ठीक है जी। तो अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स है बेटा, अलोन, अपने आप में रहना, अकेला रहना पसंद करता है। रिपीट द वर्ड एंड एक्शंस, बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करते रहना, एक्शंस को रिपीट करते रहना। डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देयर नीड्स एंड इमोशंस, अपनी बात को, अपनी ज़रूरत को लोगों से बात तक ना पहुंचा पाना। दे आर सेंसिटिव टू टेस्ट, स्मेल एंड साउंड, ठीक है जी, उनको इस चीज़ों का पता नहीं लगता है। डू नॉट सोशलाइज, लोगों से मिलने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, किसी से आई टू आई करके बात करने में प्रॉब्लम होती है। एंड डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था इस चीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं क्या कॉजेज क्या हैं इसके। पहला जेनेटिक फैक्टर्स, बिल्कुल हमने पहले डिस्कस किया, जेनेटिक फैक्टर्स जो हमें अपने पेरेंटल मिलता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, समटाइम्स जो बच्चे के घर का इन्वायरमेंट है उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे चीज़ को लर्न करता है और उसका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है। अदर फैक्टर्स में आ जाएंगे कि आपकी सराउंडिंग में कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे सोसाइटी में लोग रहते हैं, ये चीज़ें आ जाएंगी। माल न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, बिल्कुल समटाइम्स अगर बच्चे को अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर अगर अगर प्रॉपर तरीके से डाइट वगैरह या प्रॉपर एसेंशियल चीज़ें जो उनको चाहिए वो नहीं लेते तो समटाइम इससे भी बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फैमिली इन्वायरमेंट, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें आपकी फैमिली का कैसा इन्वायरमेंट है ये डिपेंड करता है। और ओवर यूजेस ऑफ मेडिसिन, अगर ज़्यादा हम बच्चों को ऐसी मेडिसिन देते हैं यूज़ करने के लिए तो उससे भी इस प्रॉब्लम को उससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैनेजमेंट ऑफ एएसडी, मैनेजमेंट क्या है इसकी? स्पोर्ट्स, हम कि बच्चों को स्पोर्ट्स में डाला जाए ताकि जो उसका एनर्जी लेवल है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो सके, कंज्यूम हो सके। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज करे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करे, और भी कोई अलग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करे। प्रोवाइडिंग बेटर इन्वायरमेंटल एट होम और इन अ सोसाइटी में उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छा लोगों से साथ कम्युनिकेशन हो जिससे उनकी अपनी हैबिट्स को हम इम्प्रूव कर सकें। फोर्थ वन इज बेटा जी ओडीडी, ऑप्शनल डिफरेंट डिसऑर्डर,
इसके अंदर हम बात करें तो पर्सन के अंदर ऑलवेज नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है जी। डिसओबीडेंट होता है, आर्ग्यूइंग विद एडल्ट्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ आर्ग्यूमेंट करता रहता है बच्चा, हर जगह उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स गलत है, हर जगह मैं सही हूँ। तो ऐसी जो है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ वो मिसकम्युनिकेशन भी होता रहता है। ओके जी। अब इसके सिम्टम्स क्या है? आर्ग्यूइंग विद अडल्ट्स एंड अथॉरिटीज, मैंने आपसे पहले बात की। ब्लेमिंग ऑन अदर्स ऑफ फॉर मिस्टेक्स, अगर खुद मिस्टेक की है मगर उसको क्या करेगा, वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करता रहेगा, भाई मैंने नहीं की, आपने की है। अनोइंग अदर्स विद वर्क, अपने काम ऐसा कोई ना कोई काम करते रहेंगे जिससे किसी को प्रॉब्लम क्रिएट हो। ऑलवेज अननेसेसरी क्वेश्चंस, जहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चंस का, जानबूझ के वहाँ पे क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे जिससे कोई लेना देना नहीं है। डिसरिगार्डिंग रूल्स, डिसरिगार्डिंग रूल्स में भी वही है कि पर्सन जो है वो अपने जो रूल्स है स्कूल के उसको फॉलो नहीं करना, अपने तरीके से अपना ही तरीके से लाइफ को जीना, है ना जी, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करना। फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उसको हर समय फ्रस्ट्रेशन रहेगी, किसी न किसी से फाइटिंग करने की, किसी न किसी से कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम रहती रहेगी। अब कॉजेज क्या है इसके? कॉजेज सेम वही, जेनेटिकल पेरेंट्स से मिलता है, बायोलॉजिकल आपकी बॉडी में चेंजेस, आपके इंटरनली बॉडी में चेंजेस की वजह से भी चीज़ आ सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि कैसा आपके घर का इन्वायरमेंट है उससे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। मैनेजमेंट क्या है इसकी ओडीडी के? काउंसलिंग, अच्छे से काउंसलिंग कराइए, बच्चे को समझाइए क्या जरूरी है उसके लिए, क्या नहीं जरूरी है, किसी अच्छे से साइकिलिस्ट के पास। फैमिली थेरेपी, फैमिली थेरेपी में आ जाएगा कि आप अच्छा घर पे माहौल दीजिए उनको, अच्छी बातें सिखाइए उनके घर पे, लड़ाई झगड़ा कम कर, ताकि बच्चे उस चीज़ को कम देखें। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में हम कह सकते हैं कि बच्चों को छोटे मोटे गेम्स में इन्वॉल्व करिए, कम्युनिटी के अंदर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाइए, छोटी मोटी पोएम रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है जी। पार्किंग में कोई छोटा सा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाइए जिससे उसकी सोशल लाइफ इंप्रूव हो। मेडिकेशंस, बिल्कुल डॉक्टर की सलाह के साथ हमें प्रॉपर मेडिसिन लेने चाहिए जिससे हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट हमारा जो इसका डिसऑर्डर का पार्ट है वह ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इन सिंपल वर्ड्स, ओसीडी इज अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर दैट कॉजेज अ रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स। ऐसी ये लगभग थोड़ा सा जो है बेटा वो एएसडी से मिलता जुलता है। ओसीडी में क्या होता है कि पर्सन जो है वो बार बार एक चीज़ को रिपीट करता रहता है। चेकिंग, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, चेकिंग थिंग्स रिपीटेडली, बार बार, जैसे मान लीजिए आपने डोर को लॉक किया, आपने फिर चेक किया लगाया कि नहीं लगा, लगाया कि नहीं लगा, बार बार उसको चेक करते रहना। नेक्स्ट वन, एवरीथिंग परफेक्ट, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना बेटा हम लोग की कोई चीज़ चलो इनफेक्ट हो सकती है, परफेक्ट हमें करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए हम किसी और के घर पे गए, हमने वहाँ लोग को परफेक्ट करने लगे, नहीं जी ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं, ऐसी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन, फियर टू मेकिंग मिस्टेक्स, हमेशा डर रहता है कि कोई ना कोई मुझसे मिस्टेक हो जाएगी, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। मोर डाउट्स, छोटी छोटी बातों पे अननेसेसरी डाउट क्रिएट होना, ये क्या है? सिम्टम्स है ओसीडी के। अब इसके कॉजेज क्या है, हमें क्यों होता है ये? जेनेटिक फैक्टर, कि हमें जेनेटिक जो हमारे फैमिली बैकग्राउंड में अगर किसी को है वो तो हमें भी सकता है। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, आफ्टर बॉर्न समटाइम्स हमारे नर्वस सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या हमारे इंजरीज की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम बार बार उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि कैसे आप इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर आपके फैमिली में मेंबर में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए तो आप भी वैसा हो जाएंगे, या आपको ऑफिस में ऐसा आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आपको बार बार डाउट आ रहा है तो ये हो जाएगा। तो फोर्थ वन, अबाउट इलनेस, डेथ और लव्ड वन, अगर किसी की लव वन है आपका, कोई क्लोज है, मदर फादर होते हैं या कोई और है ना, अगर अब्यूज़ करते हैं, अगर वो उनका लाइफ में से चले जाते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है और वो उसको फेस करनी स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? काउंसलिंग, अच्छे साइकिट्रिस्ट से काउंसलिंग करवाइए और प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, ठीक है जी। अब हम बेटा बात करेंगे कि हम इसको कि एडिकेट्स क्या होते हैं डिसेबिलिटी के। हमने अभी तक आपसे बात की कि क्या क्या डिसेबिलिटी के 2 टाइप्स होते हैं, डिसऑर्डर्स के 3 टाइप्स होते हैं और डिसेबिलिटी के बेटा जी अभी हमने बात की कि डिसेबिलिटी के हमारे 4 टाइप्स होते हैं और डिसऑर्डर के हमारे 5 टाइप्स होते हैं। अब हमारे डिसेबिलिटी एडिकेट्स क्या होते हैं? डिसेबिलिटी एडिकेट्स की बात करें तो ये टोटल 5 टाइप के डिसेबिलिटी एडिकेट्स है, जिसके अंदर पहला है व्हील चेयर एडिकेट्स, कि हमें जब एक पर्सन व्हील चेयर पे है, जो उसके व्हील चेयर है उसके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे हमें अननेसेसरी जगह उसके व्हील चेयर पर बैठना नहीं चाहिए, या व्हील चेयर में उसकी जगह हमें अपने कपड़े रखने चाहिए। उसके व्हील चेयर जो है वो उसकी बॉडी का पार्ट है और हमें उसकी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
विजुअल डिसेबिलिटी एडिकेट्स की बात करें तो विजुअल डिसेबिलिटी एडिकेट्स के अंदर आएगा कि अगर हम किसी पर्सन से मिल रहे हैं, कोई ब्लाइंड पर्सन है, अगर उससे हम मिल रहे हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपना नाम लेके उसको इंट्रोड्यूस करें, हम बताएं कि हम कौन बोल रहे हैं, ठीक है जी। उनसे हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करें, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, राइट जी। और थर्ड वन जो है वो हेयरिंग डिसेबिलिटी एडिकेट्स। अगर किसी पर्सन को हेयरिंग की प्रॉब्लम है, सुनने की प्रॉब्लम है, तो हम उनसे उनके शोल्डर पे हाथ रख के उनसे बात करें, उनको समझाएं, हम जितनी हो सके हम स्लो बोलें और उसके साथ हम अपने साइन लैंग्वेज का यूज़ करें, जिससे हम इसको ईजिली जो हेयरिंग डिसेबिलिटी पर्सन है उसको हम समझा सकें। लर्निंग डिसेबिलिटी एडिकेट्स क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी एडिकेट्स समटाइम्स कोई पर्सन है जिससे कोई ना कोई चीज़ बार बार उसको याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उनको हम ये चीज़ लिख के दे सकते हैं, लिख के समझा सकते हैं कि आप इसको कैसे कैसे हमने क्या है, आप इसको लिख के नोट्स दे सकते हैं। एंड लास्ट वन है स्पीच डिसेबिलिटी, जिसमें किसी पर्सन को बोलने की प्रॉब्लम होती है, कोई हकला के बोलता है तो हमें उसकी पूरी बात सुननी चाहिए, उसका सेंटेंस हमें खुद कंप्लीट नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि पर्सन खुद उसको एक्सप्लेन करे, खुद को समझाए। तो ये कुछ 5 हमारे पास डिसेबिलिटी एटिकेट्स है, इनके सब पार्ट्स भी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन जनरल डिसेबिलिटी एडिकेट्स क्या क्या है। फर्स्ट वन, बाय देयर फर्स्ट कॉलिंग बाय देयर फर्स्ट नेम एंड विद अदर्स। जब भी हम उनको बुलाएं, जब भी हम किसी को इंट्रोड्यूस करें तो उनके फर्स्ट नेम से इंट्रोड्यूस करें, राइट, कि ये दिस एंड दिस इज माय फ्रेंड, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, डू नॉट टच व्हील चेयर ऑन लीन, कि उनके व्हील चेयर को टच मत करिए, अननेसेसरी उसके ऊपर लेटिए मत। लिसन देम केयरफुली, टॉक डायरेक्टली, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, उनसे डायरेक्टली बात करिए, वो उनको अच्छा लगेगा। ऑफर टू शेक हैंड, अगर आपका विजुअल इम्पेयरमेंट वाला पर्सन नहीं है तो आप उसके सामने डायरेक्टली हैंडशेक का ऑप्शन दे सकते हैं, उनसे हैंडशेक करिए डायरेक्टली। आइडेंटिफाई योरसेल्फ बिफोर कन्वर्सिंग विद द विजुअल इम्पेयरमेंट। मैं ऑलरेडी आपसे मैं बात कर चुका हूँ, जब भी हम विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन से मिले तो हम उसे डायरेक्टली उसे हम अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि हम कौन बोल रहे हैं। आस्क बिफोर हेल्प, पहले हम पूछ लें कि हम आपको हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा खुद अपना काम करना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, तो पहले हम पूछ लें कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट। अगला, ऑफर्स टू हेल्प, उनसे पूछने के बाद वही चीज़ टॉपिक आ गया है। स्पीक क्लियरली और स्लोली और यूज़ बॉडी साइन लैंग्वेज फॉर हियरिंग डिसेबल्ड। अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है, हम कह सकते हैं जिसको बोलने में प्रॉब्लम है या उसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम अपने साइन लैंग्वेज को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, रिलैक्स वाइल असिस्टिंग और हेल्पिंग देम। उनसे जब भी हम उनकी हेल्प करें तो हमको आराम से उनकी हेल्प करना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि हम उनके लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, उनको लगे कि हम नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसको हम अच्छा फील करवा सके उनको। Okay, now our 4.5 topic is advantage of physical education or physical activities for children with special needs। जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी करवाने के क्या बेनिफिट है। पहला, फिजिकल बेनिफिट, अगर एक डिसेबल बच्चे को अगर हम एक फिजिकली चैलेंज बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, उससे उसकी मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, जिसमें वो अपने तरीके अपना बॉडी के पार्ट्स अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट हो पाएगा, राइट, बॉडी के पार्ट्स अच्छे से ग्रो करेंगे, है ना जी। मेंटल इंप्रूवमेंट की बात करें तो मेंटल इंप्रूवमेंट में आ जाएगा जहां पर्सन की प्रॉपर माइंड डेवलप होगा। फिर आ जाएगा फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल बेनिफिट्स की बात करें तो बॉडी का इंटरनली पार्ट्स जो है उनके और बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, वो चाहे हार्ट है, चाहे और भी फंक्स है, लंग्स हैं, वो जब ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे क्या होगा, वो अच्छे से इंप्रूव करेगा इंटरनली। सेल्फ स्टीम, स्पोर्ट्स करने से पर्सन के अंदर सेल्फ स्टीम आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप को मोटिवेट कर सकता है कि मैं आई कैन डू दिस वर्क एंड दिस एंड वर्क। मेंटल इंप्रूवमेंट की बात करेंगे तो जब पर्सन खेलना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं उससे मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव होती है, क्योंकि उसको समटाइम्स चीज़ों को याद करना होता है, किसको पास करना है, किसको क्या करना है, राइट। कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट आएगी। कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट कैसी आएगी, मान लीजिए एक पर्सन क्रिकेट बॉल के साथ खेल रहा है ना, फुटबॉल खेल रहा है, तो उसको बॉल को भी मार के आगे लेके जाना है, बॉल को देखना भी है, रनिंग भी करना है बॉल के साथ, तो उसकी कॉग्निटिव जो इंप्रूवमेंट होगी। सोशल इंटरेक्शन होगा, जब हम लोगों से मिलते हैं, अगर हम हम पार्क में खेलने जाएंगे तो हम और लोगों से भी मिलेंगे, जहाँ से हमारा फ्रेंड सर्कल और अच्छा से होगा और वो बच्चों का इम्प्रूव हो पाएगा।
लास्ट जो हमारा टॉपिक है कि हमें कौन कौन सी प्लानिंग स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जब हम बच्चों के लिए कोई गेम या कोई एक्टिविटी हम प्लान कर रहे हैं स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए। तो पहला क्या होना चाहिए, हमारा मेडिकल चेकअप होना चाहिए। पहले हम प्रॉपर बच्चों को चेक करना चाहिए कि बच्चे की कौन से टाइप की उसको डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, तो हम उसको उस लेवल के गेम के हम डाल सकें। यूज़ ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, बिल्कुल बच्चों के लिए स्पेशल इक्विपमेंट बनाने चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने पिक दिखाई थी कि बास्केटबॉल जो है वो आजकल व्हील चेयर से भी खेली जाती है। तो ऐसे इक्विपमेंट बनाना जिससे उनसे वो ईजिली अपने गेम काम को या अपने गेम को कर सके। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड जॉब्स, बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसे ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको हमें जॉब्स देने की ऑफर करनी चाहिए ताकि जो उनको मोटिवेट कर सके अपने लाइफ में कि हम कुछ कर सकते हैं। इंकरेज कम्युनिटी प्रोग्राम बेस्ड, इंकरेजिंग कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम की हमें सोसाइटी में कोई ना छोटी मोटी एक्टिविटी करानी चाहिए जहाँ से लोग आपस में मिले, इंटरेक्ट हों, कोई पोएम कंपटीशन हो जाए या और कोई कंपटीशन हमें कराते रहना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल हमें ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए जो बच्चे की इंटरेस्ट के लिए हो, ये नहीं उसको हम जबरदस्ती उस गेम में डालें, जो उसको पसंद है हमें वही उसे देना चाहिए। 6 पॉइंट है बेटा, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, कि अगर हम कोई गेम करवा रहे हैं तो उसके हिसाब से उसका इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए, वहाँ पे ऑडियंस भी देखने के लिए आनी चाहिए, थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम भी होना चाहिए, आना चाहिए। उन्हें ये ना लगे कि हम लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको लगे कि हमारी भी इंपॉर्टेंस, हमें भी लोग प्यार करते हैं, हमें भी लोग देखने आ रहे हैं। ओके, चिल्ड्रन प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन, हमें लास्ट ईयर किसी बच्चे को हमने कोई एक्टिविटी करवाई थी, उसका क्या रिकॉर्ड था हमें वो मेंटेन रखना चाहिए और उससे देख के आगे उस बच्चे के बारे में हमें करना चाहिए। जनरल स्ट्रेटेजीज में आ जाएगा कि हमें नॉर्मल कैसे बच्चों के लिए कौन कौन से ग्राउंड के, अगर हम सपोज बच्चों के लिए हम क्रिएट करवा रहे हैं तो उनके लिए हमें छोटी सी ग्राउंड होनी चाहिए, या हम फुटबॉल का मैच करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें छोटा ग्राउंड होना चाहिए, पोल को हमें हाईलाइट कर देने चाहिए, रूल्स हमें चेंज कर देने चाहिए। क्रिकेट में हम वन हैंड आउट दे सकते हैं, है ना, तो ऐसे रूल्स को हमें मॉडिफाई करना चाहिए। अब इसमें फिजियोथेरेपी का जो पार्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है, जैसे पर्सन्स की जो डिसेबल पर्सन है उनकी चलने में प्रॉब्लम है, चलने में फिरने में जो प्रॉब्लम है वो फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल में हम कह सकते हैं उनको काम वगैरह जो है उनको प्रोवाइड करते रहना चाहिए जिससे उनको अपनी लाइफ के लिए इंटरेस्ट क्रिएट रहता रहे। ओवरऑल बेटा इस चैप्टर के अंदर हम यही कहेंगे कि जो स्पेशल चाइल्ड है ना, जैसे अब अभी आज के टाइम पे तो हमारी ओलंपिक्स भी होती है जिसे हम पैरा ओलंपिक्स कहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को मोटिवेट करता रहना चाहिए ताकि वो अपनी सोसाइटी में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें, अकेला फील ना करें और अपनी लाइफ को स्मूथली वो स्पेंड कर सके। आज के लिए बेटा टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।